सो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का आंसर राइटिंग कोर्स में। आई एम सुधांशु एंड दिस इज द एपिसोड 1, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन को कि आखिर एक सवाल को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। ये जानने से पहले कि हमें सवाल में क्या लिखना है, ये जानना ज़रूरी है व्हाट द क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट। और कई सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, गलत जवाब लिख के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट नहीं करा था। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, पहला एपिसोड है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस आंसर राइटिंग सीरीज़ के कंटेंट से रूबरू करा दूँ कि आखिर किन-किन टॉपिक पे वीडियोज़ आने वाली है। एक-एक करके वीडियो आएगी और पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है वो तैयार होगी। तो जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि एक ही वीडियो होगी, उसमें सब समराइज़ कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर विल बी सेपरेट वीडियो फॉर ईच टॉपिक। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से, जो कि ये वीडियो है हमारी। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द इंट्रो मेकिंग। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंट्रो बनाने में। उसके बाद पॉइंट फ्रेमिंग के ऊपर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देन हेडिंग और सब हेडिंग, ये जो चीज़ है ना, ये आपको स्टैंड आउट करवाती है बाकी सारे बच्चों से। क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें आप 15, 16, 18 पॉइंट्स लिखते हैं, और अगर आपने हेडिंग में उन पॉइंट्स को कैटेगराइज करा हुआ है, 2-2, 3-3 पॉइंट्स एक हेडिंग के अंदर आते हैं, तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है चेक करना। और आंसर राइटिंग सीरीज़ या कोर्स निकालने से, या जब मैं निंजा अल्फ़ा बैच में भी बच्चों को बताता था, तो मेरा फोकस यही होता था कि भाई तुम ऐसे आंसर लिख के आओ कि तुम्हारे एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी में ज़्यादा वक्त बिताना ही ना पड़े। वो एकदम फ्लो में तुम्हारी कॉपीज़ चेक करते जाए और तुम्हें नंबर देते जाए। तो हमें आंसर बेसिकली वैसे ही लिखना है, दैट इज़ द गोल। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट फ्लो चार्ट, कितने टाइप के फ्लो चार्ट होते हैं, कहाँ-कहाँ पे किस टाइप के फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। देन वी विल टॉक अबाउट द आंसर फ्रेमिंग। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जो ये कहते हैं कि सर हमें 3 मार्कर के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना ज़रूरी है, हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना ज़रूरी है। एंड देन इन द लास्ट एपिसोड, कंक्लूडिंग एपिसोड में हम कुछ डूज़ एंड डोंट्स और कुछ जनरल जो टिप्स हैं वो देखेंगे। So this is going to be the content of this answer writing series. And now getting started with the first episode, question interpretation. क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हमें मतलब नहीं पता चलेगा, तब तक हम क्या लिखेंगे? ऑल द मीनिंग वी नो डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन। जॉर्ज इलियट, जो एक फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, वो कहते हैं कि जो भी अर्थ हमें समझ में आता है, वो इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे ही समझ में आता है। अब किसी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कितने टाइप की समस्या आती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो वी इनकाउंटर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बेसिकली। पहला जो प्रॉब्लम है वो हमारे क्वेश्चन की थीम से संबंधित होता है, और सबसे ज़्यादा यही फेस किया जाता है, और इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि भैया क्वेश्चन पूछा गया है कुछ और आप लिख के चले आए कुछ और। इवन दो आपको कंटेंट पता है। जैसे मैं जब अल्फ़ा बैच और निंजा बैच में कॉपीज़ चेक करता हूँ, तो मैंने देखा है कि जो बच्चे जिनको कंटेंट पता है एंड दे नो एवरीथिंग, क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है और लिख के कुछ और चले जाते हैं। जैसे पूछा मैंने मगध के बारे में है एंड उन्होंने लिख दिया उसमें मौर्यन एम्पायर का पार्ट। दोनों डिफरेंट चीज़ है। तो थीम पता होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है मार्किंग स्कीम की। हालाँकि ये बहुत सटल प्रॉब्लम है, बहुत मामूली सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपके पूरे आंसर को बिगाड़ सकती है। कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखते। और ये सीबीएसई में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेट बोर्ड में मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को ये समस्या होती है। क्योंकि सीबीएसई में तो चलो मार्किंग स्कीम बता देते हैं कि भैया ये 4 मार्क्स का है और 1+3। जैसे एक सवाल है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो एंड उसके इम्पैक्ट्स बताइए। तो अगर सीबीएसई ने ये सवाल पूछा है, तो वो अपने राइट साइड में कॉलम में लिख देंगे 1+3, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन के आपको 1 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर उसके इम्पैक्ट्स के ऊपर, यानी कि आपको 3 इम्पैक्ट्स एटलीस्ट लिखने हैं। स्टेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता, वो सीधे यहाँ पे 4 नंबर लिख देंगे। तो बच्चा करता क्या है, डेफिनेशन लिख दिया और उन्होंने 2 इम्पैक्ट्स बताए। अब इससे क्या होगा, लिखना था 3 इम्पैक्ट, इससे एग्जामिनर हो जाएगा नाराज़ और पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में जब भी डेफिनेशन होता है या किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, किसी चीज़ का मतलब बताना है, तो वो हमेशा 1 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद जो फीचर्स और जो इम्पैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे अगर 5 नंबर का टोटल सवाल है, तो 1 नंबर उसके डेफिनेशन के हो गए, और बाकी जो 4 नंबर है वो आपको उसके फीचर, इम्पैक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं, उसके मिलेंगे। तो आपको उतने पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने हैं। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप जो राइट साइड में कॉलम में मार्किंग स्कीम होती है, उसको खास करके फॉलो करें। तो ये प्रॉब्लम तो ऐसे आप सॉर्ट कर लेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? बच्चे क्वेश्चन का थीम समझ नहीं पाते हैं, और ऑब्वियसली इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिर होते कितने टाइप के हैं, और हर टाइप के लिए अलग सॉल्यूशन हमारे पास है। सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और तीसरा जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन। जो समस्या होती है बच्चों को मेजरली इन्हीं दोनों सवालों में होती है कि भैया हमारे सामने एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या लिखना है। और ख़ास करके मैंने जो सोशियोलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं, उसमें तो एक बहुत बड़ा हैक है, वो मैं आपको जब इस टॉपिक को देखेंगे बताऊंगा।
तीसरा कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन, ये नया नया आया है और काफ़ी बच्चे इसको लेके चिंतित है कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका तो रेफरेंस हमें एनसीईआरटी में मिलता नहीं है। सोच समझ के बताना है, तो क्या बताना है वो देखेंगे। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन थीम। अब एक एक करके एग्जाम्पल के जरिए पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन कि भैया किस टाइप के सवाल है और क्या टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, और मैं सॉल्व करके भी बाकायदा दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। डायरेक्ट क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, मतलब आपसे सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है कि क्या है मैटर। जैसे पहले सवाल में आप देखें, प्लेन द रीजंस बिहाइंड पावर ऑफ मगध। मगध क्यों पावरफुल था वो आपको बता रहा है। अगर ये 3 मार्कर में है तो 3 रीज़न बताएंगे, 4 रीज़न बताएंगे, उससे ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसमें केवल ड्रेनेज सिस्टम के फीचर्स आपसे पूछ रहे हैं। अगर ये 3 मार्कर है तो 3 या 4 फीचर बताइए। अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो फिर आपको बाकी चीज़ें भी बतानी पड़ेगी कि भैया किस टाइप के ब्रिक्स का यूज़ होता था, लाइमस्टोन का कैसे यूज़ करते थे, रोड से कैसे कनेक्टेड थे, घरों से कैसे कनेक्टेड होते थे, वो सब चीज़ें आपको बतानी होती है। एंड कहीं अगर हमारे पास पॉइंट शॉर्ट पड़ जाए, उसमें हम कैसे प्रॉपर 8 मार्कर लिखते हैं वो मैं बताऊंगा आंसर फ्रेमिंग के वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस आंसर राइटिंग सीरीज़। और आप अगर नए हैं, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस आंसर राइटिंग सीरीज़ के बाद वी आर गोइंग टू लॉन्च द रिवीजन सीरीज़, जो कि एकदम आला होने वाली है और एकदम डिफरेंट होने वाली है जितने भी रिवीजन सीरीज़ आपने अभी तक देखे हैं उनसे। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब द एस्पिरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेबल्स ड्यूरिंग इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 एज रिफ्लेक्टेड इन देयर प्रोक्लेमेशंस। कि भैया हमने जो क्रांतिकारियों के इश्तिहारों को देखा है, उनके एक्शंस से हमें उनके एस्पिरेशंस, उनके मंसूबों के बारे में क्या पता चलता है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था इस क्रांति के पीछे 1857। तो ये एक सिंपल सवाल है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सवालों में यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में जो फंडा हम लगाते हैं वो करते हैं, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना आप सिंपल रख सकते हैं उतना रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। तो जैसे इस सवाल में अगर ये 3 मार्कर है तो आपको केवल मगध क्यों पावरफुल था उसके रीजंस बताने हैं। इसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो मौर्य एम्पायर का पार्ट। ऐसे ही इसमें केवल आपको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताना है। इसमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग के बाकी फीचर्स, ये सब डिस्कस नहीं करना है। इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट 3 मार्कर, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। इसमें जैसा मैंने कहा, बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, और अगर दिक्कत होती भी है तो फॉलो दिस प्रिंसिपल, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जो पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दीजिए। समस्या होती है दूसरी टाइपोलॉजी में, दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको जानते हैं कि भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते कैसे हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। यहाँ पे जैसा आप पहले एग्जांपल में देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट है और उसके बाद दे दिया जाएगा कि इसको सपोर्ट करिए, या इसको एग्जामिन करो, या इसको जस्टिफाई करो। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ द सिपॉइज विद द सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर्स प्रिसीडिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। कि 1857 से पहले के कुछ सालों में जो संबंध है भारतीय सिपॉइज और उनके अंग्रेज ऑफिसर्स के बीच वो बदले थे, और इसको आपको एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का मतलब है कि जो भी चीज़ इस स्टेटमेंट में कही जा रही है उसके आपको सबूत देने हैं, एविडेंसेस देने हैं। सपोर्ट करना, जस्टिफाई करना, ठीक है, ये बात बराबर होता है। एग्जामिन जब हम करने को कहते हैं वो भी उसमें आपको इलेबोरेट करना होता है बेसिकली। और जब कहीं किसी स्टेटमेंट में क्रिटिकली एग्जामिन करने को कहा गया है तो उसमें अलग चीज़ होती है। क्रिटिकली एग्जामिन मीन्स कि कोई स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि आप परमानेंट सेटलमेंट को, हालांकि वो स्टेटमेंट उसी से रिलेटेड होना चाहिए, मान लेते हैं वो स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड था, और मैंने कह दिया कि भाई परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को आप क्रिटिकली एग्जामिन करो। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब है कि आपको उसके प्रोज भी बताने हैं, और अगर उसके कोई कॉन्स हैं, अगर उसके कोई बुराइयां हैं, डिमेरिट्स हैं, तो आपको वो भी बताना है। दैट इज क्रिटिकल एग्जामिन। तीसरे सवाल में, सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, आपको जस्टिफाई करना है। अब ये है भैया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या लिखना है। लिखना कुछ और होता है, लिख के कुछ और चले आते हैं। एंड इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करने का एक तरीका होता है। तरीका एक 2 स्टेप प्रोसेस है, उसको देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट था, द रिलेशनशिप ऑफ द सिपॉइज विद द सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द ईयर्स प्रिसीडिंग द अपराइजिंग्स ऑफ 1857। 2 स्टेप प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहला स्टेप है, क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से पढ़ें। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप क्वेश्चन का जवाब लिख देंगे। सोशियोलॉजी में खास करके ऐसा होता है, तो अभी मैं उसका एग्जांपल भी बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहा गया सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। इस स्टेटमेंट को पढ़िए और इसको सपोर्ट करिए, इसके एविडेंसेस दीजिए। तो रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द कोर। इस क्वेश्चन का कोर क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। कोर मतलब क्या पूछा जा रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट।
एंड अगर आपने इसका कोर समझ लिया, देन आपको क्या करना है, हर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना। ये आपके दिमाग में लेयरिंग होनी चाहिए। जब भी आप किसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर, एंड जब आपने कोर समझ लिया तो आप उसको एक साधारण से सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज अबाउट द चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन सिपॉइज एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई संबंध बदले अंग्रेजी ऑफिसर्स और जो भारतीय सिपॉइज हैं उनके बीच। तो क्या हम इस क्वेश्चन में ऐसा कह सकते हैं कि डिस्क्राइब हाउ रिलेशनशिप चेंज बिटवीन इंडियन सिपॉइज एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ये है एक सिंपल क्वेश्चन। ये है इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का एक सिंपलेस्ट वर्जन। इसका मतलब है कि जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप देखने वाले हैं उन सबको एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन में, एक डायरेक्ट क्वेश्चन में बदला जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा सवाल देखिए, इंडिया हैड यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट मेड बाय इब्न बतूता। इसमें सबसे पहले कोर समझेंगे। कोर क्या है? इंडिया की कम्युनिकेशन सिस्टम इन द मिडावल पीरियड 14वीं शताब्दी में एज पर इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता ने क्या बताया है इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, वो कोर है। एंड दिस इज द कोर अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ 14th सेंचुरी बेस्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ इब्न बतूता। अगर हम इसे सिंपलेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करें इस पूरे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इन 14th सेंचुरी ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्न बतूता। रेन मतलब उसके शासनकाल, नहीं उसके पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इब्न बतूता, उसके ज़माने का इंडिया में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था वो आपको बताना है। एवरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू दिस सिंपलेस्ट क्वेश्चन। एक उसका सिंपल वर्जन होता है, हमारा काम है उसको सिंपल वर्जन में तोड़ना। तोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले उसका कोर समझेंगे, और जब हमने कोर समझ लिया हम उसको आसानी से एक सिंपलेस्ट वर्जन में तोड़ देंगे। तीसरा सवाल अगर आप देखें, यहाँ पे है सोवियत यूनियंस डिसइंटीग्रेशन वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। सवाल में ये कहा जा रहा है कि सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। दैट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, और इसको आपको जस्टिफाई करना है, मतलब वो फैक्टर्स बताना है जिनके कॉन्सिक्वेंस के तहत, जिनके इम्पैक्ट्स के तहत सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है। दैट मीन्स यू हैव टू give the reasons behind disintegration of Soviet Union. And this question is about that. The core of this question is about the reason behind disintegration of Soviet Union. यहाँ पे आपको consequences नहीं बताने कि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हो गया था तो उसके consequences क्या पड़े। सोवियत यूनियन जिन फैक्टर्स के कॉन्सिक्वेंसेस से डिसइंटीग्रेट हुआ, जिन कारणों की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ, आपको बेसिकली वो कारण बताना है। तो दिस हार्ड लुकिंग क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल क्वेश्चन, जो कि ऐसा आएगा, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। दैट्स द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल अगर देखें, दैट इज ऑल्सो द महाभारत इज एन इनवैल्यूएबल सोर्स अवेलेबल टू हिस्टोरियंस टू स्टडी सोशल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स इन द अर्ली सोसाइटी। महाभारत जो है एक काफ़ी बहुमूल्य सोर्स है हमारे इतिहासकारों के लिए, अगर वो अर्ली सोसाइटीज़ के प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स को जानना चाहते हैं तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि महाभारत में हमें सोशल प्रैक्टिसेस और नॉर्म्स के बारे में पता चलता है, यू हैव टू गिव द एविडेंसेस। तो दिस क्वेश्चन अगर इसके कोर की बात करें, कोर में क्या कहा जा रहा है कि भाई आप वो सबूत दीजिए जिससे हमें ये पता चलता है कि एंशियंट सोशल प्रैक्टिसेस दे आर मेंशन्ड इन द महाभारत। दैट इज द कोर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बेस्ड ऑन दिस कोर हम इस क्वेश्चन को एक सिंपलेस्ट वर्जन में ब्रोक डाउन कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इंस्टेंसेस एंड एविडेंसेस, हमें वो सबूत दीजिए ऑफ एंशियंट नॉर्म्स बीइंग फॉलोड इन महाभारत। महाभारत में जो भी एंशियंट नॉर्म्स धर्मशास्त्र में, धर्मसूत्र में, मनुस्मृति में लिखे गए हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, उसके आप सबूत दीजिए। दैट इज दिस क्वेश्चन इज ऑल। यही है इस सवाल में। तो जो भी आपको भारी सवाल लगता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे, उसका आप एक बार कोर पकड़िए। आपने कोर पकड़ लिया, उसके बाद उसको सिंपल वर्जन में तोड़ देना है, और वो फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट इट। ये अब जब मैंने आपके सामने ये सवाल लग दिया, यू हैव टू जस्ट गिव द एविडेंस कि भैया महाभारत में एंशिएंट नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, तो उसके क्या एविडेंस है। द्रोण ने एकलव्य को रिफ्यूज़ कर दिया पढ़ाने से, दैट इज़ अ फॉलोइंग ऑफ ये एंशिएंट नॉर्म्स का एक प्रेवलेंस है कि वो बीइंग निषाद वो वॉरफेयर नहीं सीख सकता। ठीक है, ऐसे पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी दोनों एंशिएंट सोसाइटी में फॉलो की जाती थी, और दोनों का एविडेंस हमें महाभारत में देखने को मिलता है। इवन महाभारत में हमें एंशिएंट नॉर्म्स के वायलेशंस भी देखने को मिलते हैं। भीम और हिडिंबा की शादी जो कि एक एक्सोगैमी है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगला सवाल अगर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर, द पावर ऑफ जोटेदार वॉज मोर इफेक्टिव दैन दैट ऑफ जमींदार, कि भाई जोटेदार जमींदारों से ज़्यादा पावरफुल थे। आपको अगेन जस्टिफाई करना, मतलब सबूत देना है कि क्यों पावरफुल थे और कैसे पावरफुल थे। तो दैट इज़ द कोर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन के कोर को समझे तो दैट इज़ अबाउट द पावर ऑफ जोटेदार्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो आपको बेसिकली उनके पावर के पीछे की कहानी बतानी है, और कैसे उनके पावर को हम देख पाते हैं कि भाई ज़मींदारों को प्रेशराइज करते थे,
और ज़मींदार जो है इनके प्रेशर की वजह से काफ़ी बार डिफ़ॉल्ट करते थे, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। तो दिस इज़ बेसिकली द सिंपलेस्ट वर्ज़न ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे कुछ सवाल हैं जो मैंने अभी लेटेस्ट जो सैंपल पेपर आपका उससे उठाया है। ये 2 सवाल सैंपल पेपर में पूछा गया और इसको भी मैं सिंपलेस्ट वर्ज़न में ब्रोक डाउन करूँगा। पहला सवाल जो है, विजयनगर एम्पायर वाज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग स्टाइल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि भाई विजयनगर एम्पायर में आपको एक विशेष आर्किटेक्चर और बिल्डिंग स्टाइल देखने को मिलता है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। ऑब्वियसली 8 मार्कर में है तो आपको क्या करना है, विजयनगर एम्पायर के डिफरेंट आर्किटेक्चर को दिखाना है कि भाई कैसे विजयनगर एम्पायर का जो आर्किटेक्चर था, दैट वाज़ वेरी स्पेशल। आप उनके गेटवेज़ का ज़िक्र कर सकते हैं। आप शुरुआत करेंगे फोर्टिफिकेशन से, 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन और हमें कहीं नहीं देखने को मिलता है। फिर उसके गेटवेज़ की बात करेंगे, फिर उनके मंदिरों की बात करेंगे, महलों की बात करेंगे, जो इंटीग्रेशन हुआ है आर्किटेक्चर का। कुछ चीज़ें वो पर्शियन एलिमेंट से उठा रहा है, कुछ चीज़ें वो जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टेम्पल बिल्डिंग है, उसको वहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। गोपुरम की चर्चा करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि हमें बेसिकली अगर इसके सिंपलेस्ट वर्ज़न को लिखना हो, तो दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग स्टाइल ऑफ विजयनगरम, कि क्या स्पेशल था इस। दूसरा सवाल, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि भाई विजयनगर एम्पायर का जो एस्टैब्लिशमेंट है, भारतीय इतिहास में काफ़ी खास माना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर इसे हमें सिंपल वर्जन में ब्रोक डाउन करना हो तो दैट विल बी एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर। कि भाई विजयनगर एम्पायर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में, दैट इज़ दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट। तो इसमें उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स बताने हैं, इसमें उनके कल्चरल अचीवमेंट्स बताने हैं जिन्होंने लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स छोड़े। तीसरा सवाल, देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील और जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्गुमेंट। कि भाई एपिग्राफी सब कुछ आपको बता के नहीं दे सकती, इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। तो अगर इसको सिंपलेस्ट वर्जन में ब्रोक डाउन करना हो, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ एपिग्राफी, सिंपल। तो ईच स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपल क्वेश्चन। और जब आपको सिंपल क्वेश्चन पता चल जाता है तो फिर आप उसका आसानी से जवाब दे देते हैं। तो जब भी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने दिमाग में वो लेयर बिठा लो। क्वेश्चन देखा, पढ़ा, थीम समझा और तुरंत उसको सिंपल वर्जन में कन्वर्ट किया, उसके बाद जवाब लिखना शुरू कर दिया। और ये जो है आप ट्रेनिंग से सीखेंगे, इसके पीछे मेहनत लगती है। तो जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनको इकट्ठा करो एंड उनको एक एक करके इसी प्रोसेस से एनालाइज करने की कोशिश करो। एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो उसका जवाब भी सही से लिख पाएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ सोशियो के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि खास होते हैं। सो दिस इज अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशियोलॉजी। और मेरा उसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को दिखाने के पीछे मकसद ये था कि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे स्टेटमेंट को ना भी पढ़े ना तो भी आप सही जवाब दे सकते हैं। जैसे ये जो सवाल है 26वां, उसमें एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, एन ऑल्टरनेटिव टू द नेशन स्टेट देन इज द स्टेट नेशन वेयर वेरियस नेशंस कैन बी एथनिक, be they ethnic, religious, linguistic or indigenous identities can coexist peacefully and cooperatively in a single state policy। स्टेट नेशन का एक एग्जाम्पल अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड इंड्यूरिंग स्टेट नेशन, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको ये बताना है। अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं भी पढ़ते हैं और आपको स्टेट नेशन के बारे में पता है तो आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि भैया एक स्टेट नेशन को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही आप आइए 28वें सवाल में, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और उसके नीचे लिखा गया है इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट। अगर आप इस स्टेटमेंट को ना भी पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इसका रेफरेंस इस सवाल में है नहीं, आपको केवल कास्ट के सेकुलराइजेशन के पूरे प्रोसेस को बताना है, तो वो आप बिना इस स्टेटमेंट को पढ़े भी बता सकते हैं। तो जब तक स्टेटमेंट का रेफरेंस नहीं यूज़ किया जाता है, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए 29 वाले में, एलैबोरेट ऑन दिस पैटर्न ऑफ माइग्रेशन, तो आपको पहले ही इस स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। और अगर भैया जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, मतलब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कई बार ऐसे सवाल आपको गुमराह करने के लिए या आपके टाइम को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट उस सवाल को अटेम्प्ट करना है, उसमें कोई गलती नहीं है। जैसे इस सवाल में सीधे आप कास्ट के सेकुलराइजेशन के प्रोसेस को बताइए, आप इस स्टेटमेंट को ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसको आप बेसिकली बताने ही वाले हैं अपने आंसर में। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कई बार स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, कई बार नहीं भी देखना पड़ेगा, तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ कम्स द थर्ड पार्ट विच इज़ इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन और द कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन। अगर अभी तक चीज़ें क्लियर है, सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर चाहे वो चैप्टर्स हो और बाकायदा कुछ टॉपिक्स हो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द बोर्ड्स एज वेल एज फॉर CUET। कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन होते कैसे हैं? जनरली ये जो सवाल हैं वो आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। एक केस या एक छोटा सा एग्जर्प्ट यहाँ पे दिया गया है, उससे संबंधित
एक दो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इट इज़ जनरली सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। और इसीलिए बच्चे काफ़ी चिंतित भी होते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने सोर्स पढ़ा नहीं होता है, समझ आता नहीं है, और ऊपर से सवाल जो पूछे गए हैं वो कॉम्पिटेंस के ऊपर है, आपको उसमें सोचने को मजबूर किया जा रहा है। तो अगर आपने सोर्स नहीं पढ़ा है, सोर्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी आज से 2 साल पहले, जिसमें मैंने सारे सोर्सेज को एक्सप्लेन कर दिया था, एलैबोरेट कर दिया था। का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। तो अगर हम इस सोर्स को देखें, दिस सोर्स इज अबाउट द अल-बरूनीज़ ट्रांसलेशन की। अल-बरूनी काफ़ी सारे लैंग्वेज के विद्वान थे, और उन्होंने कुछ संस्कृत किताबों का ट्रांसलेशन किया इन द अरबिक, और यूक्लिड की जो ज्योमेट्री थी, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनकी उनका ट्रांसलेशन किया इन द संस्कृत। 3 सवाल क्या क्या है वो देखिए। पहला सवाल है, एनालाइज द एडवांटेजेस अल-बरूनी गेन्ड फ्रॉम हिज एक्सपर्टीज इन द मल्टीपल लैंग्वेज। पूछा ये जा रहा है कि अल-बरूनी जो इतने लैंग्वेजेस को जानते थे, तो उसका एडवांटेज उनको क्या मिला। ये कहीं एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं होता है, और ना ही सोर्स में ये चीज़ बताई गई कि अल-बरूनी को क्या फ़ायदा मिला इतने सारे भाषाओं को जान के। दैट इज़ अ कॉम्पिटेंस बेस्ड। यहाँ पे आपको सोचने को मजबूर किया जाता है। दूसरे सवाल में आप देखें, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ अल-बरूनी ट्रांसलेटिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरबिक। कि जो पतंजलि की किताब का अरबिक में उन्होंने ट्रांसलेशन किया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। ये है सोचने की बात। ये भी अगेन एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं, ठीक है। और तीसरा सवाल अगर आप देखें, दिस इज अगेन competence based question. How did al-Baruni's translations contribute to the mutual understanding and appreciation between Islamic and Indian civilization? कि अल-बरूनी की किताबों से कैसे ये जो दो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन, इन दोनों के बीच एक अप्रिसिएशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी। अब इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, दैट इज थिंक एंड प्रोसेस। जब भी आप सवाल देखते हैं, सोचना पड़ेगा। एंड ह्यूमैनिटीज़ इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। अगर आप सोच नहीं सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर ह्यूमैनिटीज़ लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस लगा के जो है सीबीएसई ने ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट पे भला कर दिया है। क्योंकि वो जो उनकी रोबोटिक स्टडी थी कि भैया कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसका जवाब जो है वो चेप देंगे वहाँ पे जाके, अब ये चीज़ें काम नहीं करने वाली है, स्पेशली फॉर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो कॉम्पिटेंस के ऊपर होते हैं, इन्फरेंस के ऊपर होते हैं। यू हैव टू थिंक एंड प्रोसेस कि भैया ये जो अल-बरूनी है, इसने इतने सारे भाषाओं को जाना है, अगर मैं इतने सारे भाषाओं का जानकार होऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। दैट इज़ अ थिंकिंग। और फिर अगर कुछ इसके बारे में एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर मेंशन नहीं है, तो बिल्कुल अपनी भाषाओं में इस सवाल का जवाब दें। जो आपको लगता है वो जवाब दीजिए। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी की चीज़ें चेप करें। जैसे अगर अल-बरूनी को इतनी सारी ज़ुबानें आती थी, तो उसका क्या एडवांटेज होगा? एक एडवांटेज ये होगा कि बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट कर सकता है, बहुत सारी किताबों को पढ़ सकता है, बहुत सारे कल्चर्स के बारे में जान सकता है। तो बेसिकली वही आपको बताना है। 1 मार्कर है, तो 1 या 2 लाइन में हमारा आंसर होगा। तो आंसर ये है कि अल-बरूनी वाज़ एबल टू इंटरैक्ट विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई अल-बरूनी को ये एडवांटेज मिला है कि अल-बरूनी चूँकि बहुत सारे भाषाओं को जानते थे, तो वो अब बहुत सारे टेक्स्ट को पढ़ सकते थे, उसकी नॉलेज को गेन कर सकते थे, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा जो सिग्निफिकेंस है, अल-बरूनी ने जो पतंजलि के ग्रामर को ट्रांसलेट किया इन द अरबिक, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब क्या है, पतंजलि की ग्रामर जो है, ग्रामर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है संस्कृत का। तो यानी कि अब जब ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को अब अरबिक स्कॉलर समझ पा रहे हैं, तो नाउ दे आर मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड द संस्कृतिक वर्क्स थोड़ा और अच्छे तरीके से। तो ट्रांसलेशन ऑफ पतंजलि's ग्रामर इन संस्कृत had contributed the transmission of Indian knowledge to other parts of the world। कि अब चूंकि और सांस्कृतिक किताबों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें ग्रामर आ गई है, ठीक है, मूल जो चीज़ें हैं वो तो समझ गए हैं। तो इस वजह से जो इंडियन नॉलेज है वो इंडिया के अलावा दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड होगा, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें तो अल-बरूनी ने सॉर्ट कर दी है ग्रामर को ट्रांसलेट करके। जब हमें इंग्लिश ग्रामर पता है, तब तो हम इंग्लिश की चीज़ों को पढ़ पाते हैं, और तब तो इंग्लिश में लिखी हुई वो सारी जो पोइट्री है, वो सारे जो प्लेज हैं, वो इंडिया पहुंच पाए, वियतनाम पहुंच पाए। तो दैट विल बी द इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट है सिंपल। जो आप सोचते हैं, अपने आप को अल-बरूनी की जगह पे रखिए, अपने आप को उन अरबिक स्कॉलर्स की जगह पे रखिए कि जिनके पास अब पतंजलि के ग्रामर की किताब है, जो कि काफ़ी स्टीम्ड किताब मानी जाती है। अगर वो आपने समझ लिया, तो संस्कृत ग्रामर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो वो पढ़ने के बाद आपके लिए क्या क्या चीज़ आसान हो जाएगी। मेरे लिए संस्कृत के नाटकों को पढ़ना आसान हो जाएगा। मेरे लिए संस्कृत के ऊपर जो उपन्यास हैं, जो फिलोसॉफिकल कंटेंट है, उनको पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अंततः मैं इंडियन चीज़ों को समझ पाऊँगा, और इंडियन नॉलेज जो है वो अब नॉन इंडियन टेरेन में, जो सब कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड की जगह है, वहाँ पे स्प्रेड हो पाएँगी, वहाँ पे फैल पाएँगी। तीसरे सवाल का जवाब क्या होगा? अल-बरूनी ने जो भी ट्रांसलेशन किया, उसके 2 इम्पैक्ट आपको बताने, क्योंकि ये जो सवाल है बेसिकली ये 2 नंबर का है। पहला कि अल-बरूनी के ट्रांसलेशन से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग
और एप्रिसिएशन बढ़ा है। इससे लोग अब आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते थे क्योंकि अल-बरूनी ने इंडियंस के बारे में बताया, दे कुड एक्सचेंज आइडियाज़। लोगों का आना-जाना बढ़ा जब उन्होंने इन किताबों को लिखा है, तो इंडिया के बारे में बताया। फिर अल-बरूनी जब बाहर से आए थे तो उन्होंने इंडियंस को सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में जो अफ़गानिस्तान का रीजन है, जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, उसके बारे में बताया होगा। तो फिर लोगों का ट्रैवल बढ़ा होगा, अब और लोग उत्सुकता से एक-दूसरे से मिलने जाते होंगे। इब्न बतूता का जो कॉन्टेक्स्ट अगर आपको याद होगा, तो मैंने बताया था कि इब्न बतूता ने जब रिहाला लिखी, तो उससे इंस्पायर्ड होके बहुत सारे लोग देश दुनिया की यात्रा करने निकले और ख़ास करके इंडिया पहुँचे, क्योंकि उसमें उन्होंने इंडिया का ज़िक्र देखा था। तो इससे जो लोगों का एक्सचेंज है, आइडियाज़ का एक्सचेंज है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। तो इन दैट वे अल-बरूनी के ट्रांसलेशन ने कंट्रीब्यूट किया इन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन बिटवीन इस्लामिक एंड इंडियन सिविलाइजेशन। तो इन सारे सवालों को आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही अटेम्प्ट करना। अगर एनसीईआरटी में कुछ मेंशन्ड है तो उसका सहारा लीजिए, नहीं तो जो आपको समझ में आ रहा है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप समझें। तो या तो आप हमारे वन शॉट्स को देखिए समझने के लिए, या अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता एंड यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, बोर्ड कैसे कॉन्कर करेंगे, कैसे पास हो पाएंगे, कैसे अच्छा नंबर लाएंगे, आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन आवर अल्फा बैच, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलती है, क्वेश्चंस मिलते हैं, सेशंस मिलते हैं, स्पेशल्स आंसर राइटिंग के ऊपर, एमसीक्यूज़ के ऊपर, एवरीथिंग इज़ देयर जो कि आपके लिए बोर्ड्स में हेल्पफुल है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, क्योंकि स्टेट बोर्ड तो अब काफ़ी नज़दीक है, अगर आप सीबीएसई के हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू ज्वाइन, क्योंकि हिस्ट्री सोशियोलॉजी में अभी काफ़ी टाइम है, अभी भी आप ज्वाइन करेंगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और फिर यही बैच में आपको सीयूटी की भी तैयारी कराई जाएगी, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस वे यू कैन सॉल्व एनी कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन, एनी इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। पहले आपको सोचना है, प्रोसेस करना है, देन यू हैव टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंट्रो मेकिंग के ऊपर। तो ये सारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप आंसर राइटिंग सीरीज़ लॉन्च होने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो इंट्रो तो आ ही गई होगी, तो अगले वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप उसी दिन देख रहे हैं तो इंतज़ार करिए, अगले दिन इंट्रो मेकिंग के ऊपर भी वीडियो आएगी। आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक पहुँचाना। और अगर आप सोर्सेज को लेकर चिंतित हैं, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच आवर सोर्स एक्सप्लेनेटरी वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आई बटन पे भी आ रहा होगा। गो चेक दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक अ वेरी गुड केयर।